Hello, good morning to all my native parents. How's it going? All good? I hope everything is going well and fine. अभी तो बहुत बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं ना, आपके दिसंबर सेशन वाले, and 7th will be the last. So, okay, today we are going to start from the previous class. In previous class there was some disturbance because I couldn't complete it. So yes, today we will do that. तो फर्स्ट को 11th क्वेश्चन से करते हैं. अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल. इसको अरेंज करना है हमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बेस पे. तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारा ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा करता कौन है? तो जैसे कि CO2 जो है वो नंबर 1 पे लाया जाता है ग्लोबल वार्मिंग में, क्योंकि इसके प्राइमरी अगर करंट सोर्सेज की बात करें तो दिस इज बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल यूज, लैंड यूज एंड सीमेंट्स की वजह से. फिर नेक्स्ट हमारे जो है वो बेटा है मीथेन. मीथेन रैंक्स अराउंड 21st, तो दैट इज द करेक्ट आंसर. फिर उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड. ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग में इसका जो नंबरिंग है वो 310 दिया गया है. देन HFCs जो कि हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, दैट इज 152 और 11,700, इसलिए उसको हम लोगों ने क्या दिया, 4th नंबर दिया है. एंड देन आपके 4th नंबर उसको दिया है. हाँ, उसके बाद आपके 5th नंबर सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो कि हमारा 23,900 पे आता है. ये ग्लोबल वार्मिंग वाले लिस्ट पे. जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन से एलिमेंट से सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसकी लिस्ट जनरेट की जाती है. उसमें सबसे पहला नंबर पे हमारा है CO2. तो ये वाला चीज आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड. अब देखो प्राइम है, प्राइम वर्ड दिया हुआ है और यूनिकोड. आई थिंक सबको ऐड कर दिया है, क्योंकि इतना ज्यादा तभी हो सकता है जब हम किसी को ऐड कर सकते हैं. तो इसको जब ऐड करोगे हर अल्फाबेट का, पहले तो अल्फाबेट को नंबर्स में लिख लो. जैसे A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3, ऐसे तो टोटल आपके 26 अल्फाबेट्स है, तो उसको पूरा नंबरिंग कर लो. तो प्राइम में आपका P क्या हो जाएगा, 16 होता है, R 18 होता है, I 9 होता है और M होता है 13 और E होता है 5, और उस सबको जोड़ लोगे तो 61 आ जाएगा. तो A का 4 से ही हो गया. देखो एक ही ऑप्शन से हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13. Who sends what to whom in a communication process? एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन किसको क्या सेंड करता है? तो सबसे पहला कम्युनिकेशन वाला आपको वो पार्ट अगर याद होगा, तो बीच में होती है मैसेज, साइड में होती है सेंडर एंड देन रिसीवर. तो सेंडर क्या करता है, मैसेज को इनकोड करता है, मतलब लिखता है. मैसेज जो रिसीवर के पास पहुंचता है दैट इज अ डीकोडिंग, मतलब रिसीवर उसको पढ़ता है और समझता है. और जो रिसीवर होती है वो क्या करेंगे, फीडबैक करेंगे. तो फिर से रिसीवर ही किसका काम करेगा, सेंडर का काम करेगा. और जो मैसेज है वो एक तरह से नॉइज का क्रिएशन. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, चैनल सेंड्स द मैसेज टू सेंडर, नहीं, सेंडर सेंड्स मैसेज टू रिसीवर. हाँ, जो सेंडर है वो किसको सेंड करता है मैसेज, रिसीवर को. क्योंकि मैं अगर एक सेंडर हूँ, जैसे मैं एक वीडियो बना रही हूँ, तो मैं किसको भेजूंगी, टू माई यूट्यूब चैनल, जहां से मुझे पब्लिक्स मिले. फ्रॉम देयर आई विल गो दैट, तो दे आर द रिसीवर एंड आई एम द सेंडर. वैसे ही अगर सेंडर जो है वो फीडबैक किसको भेजेगा, तो टू द रिसीवर. रिसीवर सेंड्स मैसेज टू द सेंडर. रिसीवर जो है मैसेज सेंड करता है सेंडर को, नहीं, ऐसा नहीं होता है. पहले सेंडर सेंड करता है किसको, रिसीवर को. ओके, तो आंसर विल बी B and C. तो थिंक इसको मैं पहले ही बना चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. अगर हाँ जिसको भी हेल्पफुल लगे यू कैन डू इट, नहीं लगेगा तो भी कोई बात नहीं, इट इज माई रिविजन. सो आई हैव स्टार्टेड दिस फॉर माई सेल्फ. और हाँ, अगर किसी को लगता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम वेरी open to accept it, and yeah, I would love to if someone is getting help from me. That is my कह सकते हैं my prime moment for that thing. अब देखो अरेंज करते हैं डेटा सेट्स को, द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मीन एक्स एंड स्टैंडर्ड डायरेक्शन सिग्मा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो अब सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की फॉर्मूला क्या होती है, तो दैट इज एन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन. मतलब क्या फॉर्मूला होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन. ये याद रखना, ये मैं भी बार बार भूल जाती थी, बट ये बहुत एक इजी सिंपल सा फॉर्मूला था जो हमने बचपन में पढ़ा होगा, बट हाँ मे बी वी आर फॉरगेटिंग दिस टाइम.
तो दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला ही होता है स्टैंडर्ड डायरेक्शन बाय मीन। इसे डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर कुछ इस प्रकार है, आप इसको निकाल लीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर ग्लोबल स्केल फेनोमेना। कौन सा ग्लोबल स्केल फेनोमेना है, देखते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन, हाँ बिल्कुल ये ग्लोबली डिप्लीट हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग, दैट्स आल्सो ट्रू। फॉरेस्ट फायर, सी का लेवल बढ़ना, हाँ। एयर पॉल्यूशन, नहीं, एयर पॉल्यूशन वो आप खुद करते हो अपने लोकेलिटी एरिया की। देयर इज नो लाइक अ ग्लोबल स्केल फेनोमेना, ये कोई ग्लोबल स्केल फेनोमेना नहीं है, ठीक है। तो इट इज बाय द पर्सन हु लिव्स देयर। ठंडियों में इतने, ओके। तो यहाँ से ये आपका कंप्लीट होता है। आफ्टर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जो हमारे एल है रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर एल को, ठीक है, इन बेस एम नंबर ऑफ सिस्टम। तो इसमें पहचानना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ए टू डी कि अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 10 नंबर सिस्टम से तो ये कैसे होगा। तो 9C इसको थोड़ा समझते हैं। ये बेस वाले जो क्वेश्चन थे मैं मुझे भी नहीं समझ में आता था, बीइंग ऑनेस्ट, इवन आई एम नॉट गुड विद दिस, बट यस लेट्स डू दिस। तो आपके 9C का अगर वो होल दिया हुआ है 16, तो सबसे पहले बेस 10 में लेना है, मतलब होल 10। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो 6C होल 16, फिर उसमें भी बेस 10 लेना है। तो सबसे पहले तो 16, हाँ 16 इंटू 9 प्लस 16 इंटू 12, एंड देन ऐसे करके निकालेंगे तो 156 होल 10। मुश्किल है थोड़ा ये, सॉरी बेटा, मैं इसको बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर रहा, दैट्स व्हाई आई हैव सर्कल्ड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं स्किप करना चाहूंगा बिकॉज आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू वेरी नाइसली, क्योंकि मुझे खुद ही एक्सप्लेनेशन नहीं मिली है इस क्वेश्चन को, सॉरी बट आई हैव टू स्किप। अब देखो 17 आता है, हाँ ये से व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से हम क्या इन्फर कर सकते हैं। तो बिकॉज x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसमें आपकी क्या दे, तो इन इससे हम क्या कर सकते हैं, तो ये क्या है, एक इंडक्टिव आर्गुमेंट है किसी फ्रॉम अथॉरिटी। इंडक्टिव आर्गुमेंट जो होती है ये हमारे स्पेसिफिक जाती है जनरेशन जनरल में। अगर अदर वर्ड्स की में बात करें तो हम इन्फर कर सकते हैं कोई प्रीवियस एग्जांपल या फिर प्रीवियस नॉलेज के बेस पे, तो दैट इज द इंडक्टिव आर्गुमेंट। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, तो जो भी हमारे क्या होते हैं ये हमारे जनरल से स्पेसिफिक के फॉर्म में जाते हैं, जैसे कि या फिर फ्रॉम थ्योरी टू एग्जांपल, मतलब हम जब थ्योरी से एग्जांपल जाते हैं ना कि हम एग्जांपल से थ्योरी जाते हैं, तो ये होता है हमारा डिडक्टिव। नेक्स्ट है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन, इज अ स्टेटमेंट बाय। एजुकेशन जो क्या है, एक मैनिफेस्टेशन है कि इंसान के अंदर और परफेक्शन लाने के लिए। तो दैट दिस गोल्डन वर्ड वाज सेड बाय होम, वाज सेड बाय होम, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है 90% कंज्यूम 810 kg ऑफ फूड, मतलब 90 लोग हैं जिसने कितना खाना खाया, 810 kg ऑफ फूड इन 27 डेज। और इन हाउ मेनी डेज विल 60% कंज्यूम 300 kg। तो मतलब 60 लोग मिलकर के 300 kg कितने दिनों में खा लेंगे। तो सबसे पहले आज जो होता है हमारा ये नहीं दिया हुआ, मतलब यही निकालना है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो आपके 90 इंटू, हाँ, पर्सन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, डेट से, और डिवाइड कर दो के से, मतलब मेन इंटू डे डिवाइडेड बाय वर्क, दोनों को इक्वल करके निकल जाएगा आपका एक्स। एक्स मान लो किसको, जो आपके हाउ मेनी डेज जो नहीं दिया हुआ था, तो डेज विल बी 15 डेज। 15 दिन में 300 के जी 60 लोग मिलकर खा लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। देखो कन्वर्जर, कन्वर्जर किसको कहते हैं, दे आर बेस्ट एट कंफ्यूजिंग। मैंने इसको बनाया हुआ तो मुझे तो मालूम नहीं, बट हाँ चलो समझा देते हैं। बस सिंपल ही याद रखना, कन्वर्जर जो कि किस चीज में अच्छे होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में, और एक्टिव एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज देना, सो दे आर द कन्वर्जर। डाइवर्जर कौन होते हैं, तो ये बेस्ट होते हैं कंक्रीट एक्सपीरियंस पे और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन पे। तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ये क्या, तो इनकी इमेजिनेटिव एबिलिटी, मतलब कि ये क्या करते हैं, पीपल को इंटरेस्ट दे टेंड टू बी इंटरेस्टेड इन पीपल एंड इमोशनल एलिमेंट्स। तो ये इस तरीके से आपके डाइवर्जन, मतलब जो आपको डाइवर्स करती हो, जिसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। तो डाइवर्स क्या करना, मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट कर देना। कन्वर्जन मतलब आपको एक जगह एकत्रित कर देना, तो दैट इज अ कन्वर्जन। फिर नेक्स्ट है आपकी एसिमुलेटर। एसिमुलेटर क्या है, तो किसी भी चीज की एबिलिटी जो आप क्या करो क्रिएट कर पाओ खुद से, थ्योरेटिकल मॉडल्स,
साथ ही साथ फाउंड लॉजिक को प्रोजेक्ट करना, इंडक्टिव रीजनिंग के लिए एंड एनालिटिकल आपके किसी भी चीजों में कम इंटरेस्ट रखना, दैट इज एसेमोलेटर। एकोमोडेटर का मतलब क्या होता है, तो ये बहुत ही इंजॉय करते हैं और कोई भी न्यू एक्सपीरियंस को सीखते हैं और साथ ही साथ अडाप्ट करते हैं एक न्यू सिचुएशंस को, और ये इंट्यूटिव होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं एंड ओपन माइंडेड होते हैं। सो दे आर एकोमोडेटर। मतलब किसी भी, देखो सिंपल भाषा में समझाती हूँ, कन्वर्जर वो है जो अपने पूरे एक ध्यान को एक जगह लगाया हुआ है, मतलब किसी चीज को सॉल्व करने में भिड़ा हुआ। डाइवर्जर वो है जो कि क्या करते हैं, इनके इमोशनल एलिमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से ये डाइवर्ट होते हैं, दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन। एसिमुलेटर ये है कि ये क्या करते हैं, खुद से क्रिएट करते हैं कोई भी थ्योरेटिकल लाइक मॉडल्स को, बट हाँ किसी में ये इंटरेस्ट नहीं रखते। दे आर द एकोमोडेटर, ये है कि किसी भी टाइम पे कहीं भी एकोमोडेट कर सकते हैं, मतलब ओपन माइंडेड होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, तो दे आर द बेस्ट एकोमोडेटर। ठीक है, मतलब जब आप किसी भी सिचुएशन में क्या कर सको, खुद को एकोमोडेट कर सको, यू कैन थिंक अबाउट टेकिंग रिस्क एंड ऑल दैट स्टॉप्स विद दैट, सो इट्स द बेस्ट। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, आई नेवर टीच माई पीपल्स, मतलब मैं कभी भी अपने पीपल्स बच्चों को पढ़ाता नहीं, और ओनली अटेम्प्ट टू प्रोवाइड द कंडीशन इन विच दे कैन लर्न इज स्टेटमेंट माई। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, कुछ ऐसी परिस्थितियों को बना देता हूँ जिसकी वजह से वो बच्चा पढ़ना चाहता है। तो दैट इज दिस गोल्डन वर्ड सेड बाय होम, अल्बर्ट आइंस्टाइन। मतलब मैं किसी को कभी पढ़ाता नहीं हूँ, बट आई ऑलवेज ट्राई टू गेट दैट कंडीशन, मतलब उस परिस्थिति को ऐसे बना जिससे वो सीखने, मतलब लर्न करना सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका, सबसे स्टेटमेंट किसको कहते हैं, कॉन्सेप्ट में, तो वैसा सेंटेंस जो कि क्या हो सकता है, ट्रू और फॉल्स, दैट इज अ स्टेटमेंट। प्रीमाइस किसको कहते हैं, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, और इसे तो सिलोजिज्म, हाँ सिलोजिज्म ही है। ओके, ए ई आई ओ उसमें ही आता है, स्टेटमेंट क्या है, प्रीमाइस क्या है, कंक्लूजन क्या है एंड आर्गुमेंट क्या है, तो इट इज द क्वेश्चन ऑफ दिस। प्रीमाइस की बात करते हैं तो बेटा जो भी रीजन व्हाई वी शुड एक्सेप्ट अनदर स्टेटमेंट, और कंक्लूजन मतलब हम क्यों किसी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करें या फिर उसको माने। कंक्लूजन क्या होता है, तो ऐसा स्टेटमेंट जो कि एक आर्गुमेंट में दिया गया है किसी चीज को प्रूव करने के लिए या फिर सपोर्ट करने के लिए बाय द प्रीमाइसेस, मतलब जिसके द्वारा ये दिया जा रहा है, तो दैट इज द कंक्लूजन। आर्गुमेंट क्या होगा, तो ये कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स होंगे जो कि क्या करेंगे, प्रूव करेंगे और सपोर्ट करेंगे एक दूसरे स्टेटमेंट को। जैसे कि अगर कोई आपकी रिसर्च करनी है, मतलब मान लेते हैं एक टॉपिक है लाइक इज ट्रीटिंग कैंसर विथ मेडिसिन इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, तो कुछ इसके क्या होंगे, आपके स्टेटमेंट्स आएंगे, तो वो ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। उसमें जो आर्गुमेंट क्रिएट होगा, तो दैट मीन्स कुछ इंसान होंगे जो उसको सपोर्ट करेंगे और कुछ इंसान क्या करेंगे, अपोज करेंगे। प्रीमाइसेस क्या होगा, तो हम क्यों इसको एक्सेप्ट करें, मतलब रीजन जानने की कोशिश करेंगे, व्हाई वी वांट टू एक्सेप्ट दिस, एंड देन आपके कंक्लूजन निकलेंगे जो कि किसके द्वारा होंगे, प्रीमाइसेस के द्वारा। अगर मान लेते हैं अगर हम ड्रग्स को क्यों एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उसका रीजन होगा, तो दैट विल बी योर कंक्लूजन। आई होप आई मेड यू क्लियर। अब देखो ये स्केल पढ़ना है आपके, रिसर्च में ही आती है, तो नॉमिनल स्केल जो होती है, ये जो वेरिएबल है किसको बताती है, तो मैरिटल स्टेटस को, मतलब जैसे कि मान लेते एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन में आपको चेक करना है कि हाउ मेनी पीपल्स आर मैरिड, मतलब मैरिटल स्टेटस को देखना है कि कितने एज से शादियां हो रही है, तो ये सारे आपके सेंसस रिपोर्ट में काम आती है। तो नॉमिनल स्केल आपके मैरिटल स्केल को, स्टेटस को बताती है। ऑर्डिनल जो स्केल होती है वो मूवी रेटिंग वाली जो चीज है वो ऑर्डिनल स्केल से आती है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे जो आप रेटिंग देते हो। इंटरवल जो होती है ये लोकेशन हमारे प्लेस की, मतलब डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड को बताती है। और रेशियो की बात करें तो ये डिस्टेंस को बताती है, रेशियो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आपके मीटिंग्स हुए थे, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, ये मीटिंग किस लिए हुई थी, तो फॉर अ ग्लोबल वार्मिंग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए हुई थी, तो ओजोन डिप्लेशन के लिए। रियो समिट किसके लिए हुई थी, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हुई थी। एंड पेरिस एग्रीमेंट किसके लिए हुई थी, तो सोलर अलायंस के लिए। ठीक है, अब देखो
कम्युनिकेशन टर्म्स और उसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे, मतलब कि आप अच्छे से बोल पा रहे हो, दैट इज इफेक्टिव स्पीकिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसे हम बोल सकते हैं, जिसमें हमारे नॉलेज और स्किल्स दोनों हो, दैट विल बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे बोलेंगे, जो आपकी पर्सनालिटी है, दैट मीन्स योर बॉडी लैंग्वेज। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन किसे बोलेंगे, तो इनसफिशिएंट नॉलेज, दैट इज अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के कुछ ये टर्म्स है, बहुत आसान है ये, आप लोग बचपन में सारी चीजों जो कुछ समझते थे, बस ऐसे। ये क्वेश्चन तो सच में बहुत इजी है, हलवा है, मतलब इसको खा जाओ बस, ऐसे ही है, ये कुछ नहीं है, नथिंग टू डू विद दिस। ये सब क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए, दीज आर, जैसे ये भी क्वेश्चन है, नीचे में और भी है, तो ये सब तो नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट है यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग जो प्लेगरिज्म का मतलब होता है कॉपीराइट। आप किसी का भी चीजें मतलब कह सकते हैं, रिसर्च को आप कॉपी नहीं कर सकते हो, कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज तो उस पे आप पे क्या चार्जेस लगाए जाते हैं, मतलब एथिक्स क्या कहती है। तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगरिज्म स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इन द पीएचडी प्रोग्राम, मतलब एक स्टूडेंट रजिस्टर था ऑलरेडी पीएचडी प्रोग्राम में, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन अगर कितनी सिमिलैरिटीज परसेंटेज देखने को मिलेगी उसकी थेसिस में, मतलब जो वो रिसर्च किया है। तो अगर मोर देन आपके क्या होते हैं 60% से ज्यादा अगर सिमिलैरिटी होती है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। देखो सिमिलैरिटी रही होती है 10% से कम होनी चाहिए, मतलब आपका खुद का वर्ड्स होना चाहिए, इट शुड बी योर ओन, जो भी चीज आप लिख रहे हो। भले ही थोड़ा गलत भी लिख लोगे तो शायद उसको सुपरवाइजर इंप्रूव कर देते हैं, बट हाँ, बट इट शुड बी योर ओन वर्ड्स। तो 62% टू 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवांशी नारदा इज ट्रीटेड एज द फर्स्ट कम्युनिकेटर, क्यों, बिकॉज ही रिपोर्ट्स फ्रॉम द स्पॉट, mediates among the parties and thinks for the betterment of society। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक स्नैपशॉट दिया हुआ है एमएस एक्सेल वर्कशीट का, ए बी पूरे। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द सेल C1, जो आपका सेल C1 होगा उसमें अगर फॉर्मूला डाल दिया जाए सम इफ A1 A6 मतलब ग्रेटर देन 100 B1 is to B6 in the above marksheet, तो आंसर विल बी 50। मैम ये कैसे हुआ, क्योंकि जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना वो एक कंडीशन फॉर्मूला है, तो जो C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। Where did nuns and monks meditate, debate and discuss with leaned for their quest for knowledge। तो वो लोग जो नॉन्स थे और मॉन्क्स थे वो कहाँ जाते थे मेडिटेट करने के लिए, डिबेट करने के लिए और साथ ही साथ डिस्कस करने के लिए, तो कहाँ जाते थे, मोनास्ट्रीज में या फिर विहारास में। ओके, चर्चेस में प्रेस्ट जाते हैं, घाटिका पता नहीं कौन जाता है बेटा, इतना तो मुझे नहीं है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, तो एयर पॉल्यूटेंट तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ही, ओके, ओजोन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, तो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट ही है। चैट जीपीटी इज एन एआई chat box developed by OpenAI and was launched in November 22। What does ChatGPT stand for? ChatGPT का फुल फॉर्म बता दो, सबको पता ही होगा, चैट जनरलाइज्ड प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, मतलब चैट से जनरलाइज किया गया है मतलब बात करके, एंड इसको पहले से ही ट्रेन किया गया हुआ एक तरह का ये ट्रांसफॉर्मर है। नेक्स्ट है सर्वे रिसर्च ऑन अ सिंगल केस विथ अ व्यू रिवीलिंग अबाउट इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट इट्स नेचर। तो जो भी सर्वे की जाती है रिसर्च पे, तो एक सिंगल केस पे, तो इसमें देखा जाता है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम लोग रिवील करते हैं, तो ये किस रिसर्च डिजाइन में आएगा, तो इट विल कम इनटू द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट व्हाट अमंग द फॉलोइंग कैन बी क्लेम्ड ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट करेक्टली, इसमें से कौन सा हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट सही है। इफ द premises are true then the conclusion is probably true, no it's not that much true। if the premises to be true and the conclusion false, सही बात है। it is unlikely for the premises to be true and the conclusion is false, the conclusion follows necessarily from the premises, it is impossible for all the premises to be true and the conclusion false। B, D, E। Next one. Write the following types of communication in proper sequence। कम्युनिकेशन का सबसे प्रॉपर एक सीक्वेंस में सबसे पहले होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, देन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फिर ग्रुप कम्युनिकेशन, फिर पब्लिक कम्युनिकेशन एंड देन
मास कम्युनिकेशन, देखो इंट्रापर्सनल मतलब सबसे पहले खुद से बात करना, फिर इंटरपर्सनल जो आपके आसपास के लोग हैं जैसे आपके फैमिली हो गए, फिर ग्रुप कम्युनिकेशन हो सकता है ये आपके क्लास के जो ग्रुप्स होंगे या फिर आप जहां भी वर्क करते हो देयर ग्रुप्स, एंड देन फिर पब्लिक जो आपके अननोन कोई भी आ सकता है, दैट वाज द पब्लिक, एंड मास कम्युनिकेशन की एक लार्ज प्लेटफॉर्म पे संचार देना। अब मॉक्स क्वाड्रेंट और कंपोनेंट क्या होंगे इसके, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में हमारे ई कंटेंट होते हैं, क्वाड्रेंट सेकंड में ई ट्यूटोरियल पाए जाएंगे, क्वाड्रेंट थर्ड में वेब रिसोर्सेज। देखो इसको समझना होगा तो डायरेक्ट मॉक्स का वेबसाइट खोल लेना, वहां पे क्वाड्रेंट आपको एक एक करके दिखा देगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जब उसको ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा। जब क्वाड्रेंट वन ओपन करोगे तो वहां पे सिर्फ आपको कंटेंट मिलेगा, मतलब ई कंटेंट मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक जो गेम्स है। क्वाड्रेंट सेकंड में आपके ई ट्यूटोरियल मिलेंगे, एंड क्वाड्रेंट थर्ड में वेब रिसोर्सेज मिलेंगे, एंड क्वाड्रेंट फोर में सेल्फ असेसमेंट मिलेंगे। Next, which among the following is not a common pattern of deductive reasoning? कौन सा इसमें से जो है कॉमन एक पैटर्न नहीं है हमारे डिडक्टिव रीजनिंग का, तो दैट इज अ प्रिडिक्टिव ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी को भी हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, हम किसी भी क्या करते हैं थ्योरी से एग्जाम्पल को लेते हैं। अब यहाँ पे अरेंज करना है आपके ओपन यूनिवर्सिटीज को किस ईयर में उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजी से और इसमें गलत होता ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे ईयर भी लिख लिख के पढ़ा था। देखो जैसे यशवंत राव चावला महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो हमारा 1989 में आया था, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 1996 में, यूपी राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी 1999 में, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी 1987 में आई थी, मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी 1991 में, फिर इसी को अकॉर्डिंग इसके अरेंज कर दिया गया है। याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो बेटा मैं क्या बोल सकती हूँ। अब देखो इनिशिएटिव हमारे हायर एजुकेशन के, तो जियान का क्या काम था, तो ये भी जो भी टैलेंट आपके पूल थे साइंटिस्ट के लिए और ऑन्टरप्रेन्योर्स के लिए इंटरनेशनली, ये उसको चूज करता है। इम्प्रिंट सेकंड क्या बताती है, तो ये आपको ट्रांसलेट करती है आपके जो भी रिसर्च नॉलेज है किसके में, तो वायबल टेक्नोलॉजी मतलब प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस में। डिजी लॉकर का क्या काम होता है, तो ये आपका इशू करती है और वेरिफिकेशन करती है कोई भी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स को डिजिटल वे में। तो अगर आपको सी का 4 पता है तो दो ऑप्शंस तो आपके ऑलरेडी गलत हो जाएंगे, दो बचेंगे। फिर स्वयं आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या करते हैं, ये एक एजुकेशन पॉलिसी जिसमें हम लोग नेमली एक्सेस और इक्विटी और क्वालिटी, मतलब ऑनलाइन हमें एक प्लेटफॉर्म है जो कि यूथ के लिए लर्निंग के लिए प्रोसेस है, तो यहाँ से ये हो जाएगा क्लियर आपको। टाइप्स ऑफ टॉक्सिकेंट, जैसे तो उपन्याय क्या है, तो उपन्याय एक एप्लीकेशन है आपका जो कि यूनिवर्सल क्या करता है, कॉन्टिफिकेंस आपके प्रेजेंट केस के बारे में बताया है। परमशरा क्या है, तो ये एक नॉलेज देती है किसके बारे में, पक्ष धर्मता जो कि क्वालिफाइड बाय किसके, व्याप्ति के द्वारा। व्याप्ति क्या है, तो एक एसोसिएशन होती है इन वेरिएबल जिसमें हमारे मिडिल टर्म आपके होते हैं मेजर टर्म के साथ, और पक्ष धर्मता क्या है, तो ये इन वेरिएबल रिलेशन होता है और एसोसिएशन होता है हमारे मिडिल टर्म का माइनर टीम के साथ। अब नेक्स्ट यहाँ पे तो मैथ्स में क्वेश्चन है, ये वाला बेटा बना लोगे, फ्रैक्शन वाला कुछ नहीं है, फ्रैक्शन निकाल करके देन आंसर आ जाएगा। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रोसेस, तो ये याद रखना जॉन्स गुटेनबर्ग ने इनिशिएट किया था। अब इसको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सस्टेनेबल हमारा डेवलपमेंट किसको मानेंगे, जब जीरो हंगर, फिर क्वालिटी एजुकेशन हमें दी जाएगी, देन जेंडर इक्वालिटी, फिर क्लाइमेट एक्शन एंड पीस एंड जस्टिस। तो सबसे पहले क्या करना है, तो हमें भूख को खत्म करना है, मतलब हर घर तक क्या पहुंचना चाहिए, खाना। सेकंड एजुकेशन, देन थर्ड जेंडर इक्वालिटी पे बात होगी, देन फोर्थ क्लाइमेट पे एक्शन लिया जाएगा, एंड द फिफ्थ वन है पीस एंड जस्टिस। पीस एंड जस्टिस कुछ ज्यादा पीछे नहीं हो जाएगा। अब देखो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसमें क्या एडवांटेज है कंप्यूटर वर्ड सॉफ्टवेयर को यूज करने में, चलिए देखते हैं। द यूजर डजंट हैव टू इंस्टॉल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर, नहीं द यूजर डजंट हैव टू लोकेट स्पेस इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन द हार्ड डिस्क, सही बात है। स्टोरेज स्पेस टू स्पेस द डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड प्रोवाइड हैज इंटरनेट फैसिलिटी। नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं नहीं समझा पाऊंगी कि ए को इतना दिन लगा, बी को कितना लगेगा, आई कैन।
नेक्स्ट आ जाओ, करेक्टली रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। कौन है जो टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हैं? तो एक प्रॉपर गाइडेंस को देना और स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, इंटरेक्शन बिटवीन अथॉरिटीज नहीं, प्रोवाइड करें एक फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन, और एक आर्ट है इम्पोर्ट करना नॉलेज को स्टूडेंट्स को एक इफेक्टिव वे। आई होप कुछ तो समझ में आएगा, कुछ नहीं तो कुछ बेटर। सो ओके, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मैटर करती है। आप कितना थ्योरी पढ़ के पढ़ चले जाते हो, आप भूल जाओगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही, हो सकता है कि शायद मेरा एक्सपीरियंस गलत हो, बट व्हाट माय एक्सपीरियंस इज कि आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, आप थ्योरी भूल जाते हो, बट आपको क्वेश्चंस याद रहता है जो भी आपने किया होता है। सो ओके, देन बाय, हैव अ नाइस डे।